नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करते हुए हम अपनी कक्षा पे वापस चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है धातुओं के रासायनिक गुण। जिस क्रम में आपको पिछले वीडियो में धातुओं की जल से अभिक्रिया ये पढ़ाया गया, हम धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हुए ये पता करते चल रहे हैं कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और कौन सी धातुएं कम क्रियाशील हैं, किन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक है और किन धातुओं की क्रियाशीलता कम है। तो हमने जो है ये निष्कर्ष निकाला था कि ये तीनों धातुएं जो होती हैं ये ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और ये तीनों धातुएं जल वाष्प से अभिक्रिया करती हैं, इनकी क्रियाशीलता इन धातुओं की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पे हमने लिखा है। अब हम जो है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। तो इस आधार पे हमने ये क्रम बनाया था कि पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और इस श्रेणी में लोहे की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, और इसके बाद आता है लेड, और इसके बाद आता है हाइड्रोजन, इसके बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है, इसको आपकी किताब में दिया हुआ है, आप याद भी कर लेंगे, Hg, Ag, Au। ठीक है। धातुओं की अम्लों से क्रिया, अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होती है, तो ऐसी धातुएं ही अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। जिन धातुओं की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है वे धातुएं जो होती हैं अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त कर देती हैं, हटा देती हैं। लिखते हैं धातुओं की, यहाँ पे अम्ल लिख देंगे, अम्ल से क्रिया। जैसे हमने अभी बताया कि जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो हम सोडियम लेते हैं, सोडियम, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सीधे सीधे सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, प्लस H2। इसको जो है बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित हो गया ये समीकरण। उसी तरह से मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्यों? मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन हटा देगा, क्योंकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। मैग्नीशियम पहले है और ये हाइड्रोजन बाद में है। और जिंक का उदाहरण एक ले लेते हैं। जिंक भी अम्ल से क्रिया करके ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित कर देता है। ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे कि धातुओं के अन्य धातु के लवणों से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो हम इसके विषय में आपको बता दें कि धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं के लवण से
धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों से धातु को विस्थापित कर देती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम का। धातुओं की अन्य धातु के लवण से अभिक्रिया, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो श्रेणी बनाई गई है, यहाँ पे जिंक पहले है और कॉपर बाद में, माने जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा कि कॉपर को उसके घर से भगा देगा, हटा देगा। कॉपर को हटा देगा और कॉपर के स्थान पर पुनः जो है स्वयं जिंक आ जाएगा। ठीक है। अब उदाहरण अगला लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट लेते हैं। इसमें क्या होगा, अब देखेंगे कि देखिए जिंक यहाँ पे है, मैग्नीशियम उससे पहले है। तो मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील है, अधिक सबल है। जैसे किसी चीज को पाने के लिए 3 व्यक्ति हैं, तो जो सबसे अधिक सबल व्यक्ति होता है वही पाता है। तो ये क्या करेगा कि जिंक सबल है तो ये मैग्नीशियम सबल है तो ये जिंक को यहाँ से हटा देगा और जिंक के स्थान पे स्वयं आ जाएगा, MgSO4 प्लस Zn। अब मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम की अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए सोडियम मैग्नीशियम से भी ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, तो ये मैग्नीशियम को हटा देगा, जिसमें बनता है Na2SO4 प्लस Mg, Na2SO4 प्लस Mg। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है मैग्नीशियम को हटा रहा है, माने सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीशियम बाद में है, सोडियम पहले है। मैग्नीशियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम पहले लिखा गया है, जिंक बाद में लिखा गया है। और जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। तो इस प्रकार से धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पे एक श्रेणी जो तैयार होती है, उस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में यही धातुएं आएंगी, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इसके विषय में क्या लिखेंगे, सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, और इनकी क्रियाशीलता को अगर हम अवरोही क्रम में
अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में लिखें तो जो एक श्रेणी हमें प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसमें अधिक, जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है और जो सबसे कम सक्रिय धातु है उसको सबसे नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक पोटेशियम है, के का नाम पोटेशियम, फिर इसके बाद सोडियम है, Na, सोडियम, Ca, यही चीज लिखी जा रही है। कैल्शियम, Mg का नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद Zn, ये जो है जिंक है, जिंक के बाद Fe है, ये लोहा का सूत्र है, और Pb ये लेड या सीसा का सूत्र है, फिर H जो है ये हाइड्रोजन है, और ये कॉपर है। Hg का नाम लिख लीजिएगा सब लोग, ये तांबे का सूत्र है, यह पारा है, ये चांदी है, और Au जो है वह सोना है। तो सक्रियता श्रेणी से क्या मतलब है कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक जैसी नहीं होती है और धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते हुए क्रम में रखने पर हमें जो धातुओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। शेष अगली कक्षाओं में आपको पाठ के शेष भाग पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।